नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक शराबी। हाय रवि भाई। ये संस्था आप लोगों के साथ की वजह से मैंने शराब नहीं पी। आप सभी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद है, पायनियर ग्रुप नागपुर का, कि आपने मुझको एज ए स्पीकर सर्विस देने का मौका दिया अपने ग्रुप में। ये ना टॉपिक मैंने आज जो सजेस्ट किया है वो ऐसा था कि सुधीर सर का फोन आया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने मना नहीं किया। मैं रेडी तो था नहीं, लेकिन मैंने कहा ठीक है। तब भी मैंने ट्रेडिशन टॉपिक दिया, क्योंकि ना बहुत कम ग्रुप्स होते हैं जो ट्रेडिशन पर बात करना और सुनना चाहते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब तक सबसे पहले हम आते हैं कि ये ना ट्रेडिशन की जरूरत क्यों है और ट्रेडिशन का क्या पर्पस क्या है। पहले ना, जैसे ना हमारे ग्रेप पॉइंट में ना लिखा है बिल विल्सन ने कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ए मेंबर अगर स्टेप्स को नहीं फॉलो करेगा तो वह अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा है। ऐसे ही कोई भी ग्रुप अगर ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा है। मैंने कई ग्रुप तबाह होते देखी हैं जो ट्रेडिशंस को फॉलो जब नहीं करते तो उनमें काफी परेशानियां आती है। अब सबसे पहले आते हैं कि हमें ये ना ट्रेडिशन की जरूरत हुई क्यों, ये ट्रेडिशन हमें चाहिए क्यों। देखिए 1935 में जब हमारा एल्कोहलिक एनोनिमस के जब इन दोनों को मिल गए, उसके बाद 1939 में बुक आ गई, तो ये स्टेप्स की हम इसके बाद हमें ये जरूरत पड़ी क्यों, असल में ये ट्रेडिशन की जरूरत पड़ी क्यों। क्या हुआ कि 1939 में जब बुक के आने के बाद से थोड़ी सेल और थोड़ा से मेंबर्स बढ़ने लग गए थे, लेकिन क्या हुआ 1941 में जैसे ही जैक अलेक्जेंडर का पोस्ट आया तो तुरंत ही हमारे मेंबर हजारों में हो गए, और कई ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास कई जगहों से लोगों की इंक्वायरी आने लगी कि यार ये है। और उसके धीरे 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 करते करते क्या हुआ सर कि ना कई जगह वर्ल्ड में हम वर्ल्ड वाइड हमारे ना कई ग्रुप्स भी खुले कुछ ही सालों में। तो ना अब ना बिल विल्सन के पास ना लेटर्स आते थे कि यार जब ग्रुपों की ना कोई परेशानियां होती थी। मैं ना आपको छोटे छोटे ना किस्से बताता हूँ कि कैसे कैसे परेशानियां आई। एक एक ग्रुप का लेटर आया टोक्यो से। टोक्यो में एक नया ग्रुप खुला था, तो वहां के मेंबरों ने क्या किया कि मेंबर्स को ज्वाइनिंग के लिए 100 येन की फीस लगा दी गई। तब बिल ने उनको जवाब दिया कि यार ग्रुप गलती कर रहा है लेकिन उनको करने दीजिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऐसे ही एक ये आया। अच्छा, एक बार ना जैसे हमारी लिविंग सोबर किताब लिखी है ना जिन्होंने बैरी लीच ने, ये नए नए सोबर हुए थे, और नए नए सोबर होने के बाद ना ये मैनहट्टन वाले एक क्लब हाउस था 24th स्ट्रीट पे, तो उसमें ये बैठे हुए थे। तब ना एक ना नाइजीरियन या मतलब ब्लैक ब्लैक ए मेंबर आया, नया मेंबर। वो होमोसेक्सुअल भी था और हिप्पी टाइप का भी था। तो ना उसने ना अंदर आने की और अपनी ना शराब की समस्या की परेशानी बताई और मेंबर बनना चाहा। तो वो बैरी लीच ना अंदर गया, डेस्क पे बैठा हुआ था, तो अंदर ओल्ड मेंबरों से गया। उसने कहा यार ऐसे ऐसे बंदा आया है, क्या मैं इनको अंदर आने दूं। तो ओल्ड मेंबर ने इत्याद करी कि नहीं। तो फिर बैरी लीच ने उनको फोन किया ब्रुकलिन वाले घर पे, बिल विल्सन को, कि सर ऐसे ऐसे ना एक बंदा आया नया, तो क्या करना चाहिए। तो बिल विल्सन ने सारी बात सुन ली। उसके बाद उसने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या उसको शराब से समस्या है। तो उसने कहा हाँ। तो कह रहा फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो सर हमें ना जब ये ना क्या है कि जैसे हमारे स्टेप्स हैं ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से आए हैं, लेकिन जो ये हमारे ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन हमें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से मिले हैं। जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारी जैसे जैसे हमारा व्यस्क हुआ है ना, ए मतलब ए कम्स ऑफ एज में, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम अपने बचपने से व्यस्क तक की एज में पहुंचे हैं, तो ऐसे ही हमें एक्सपीरियंस मिले हैं कि यार हमने क्या क्या पास्ट में मिस्टेक करी हैं और क्यों करी हैं, उससे क्या हुआ है, जो हिस्ट्री को दोबारा रिपीट ना हो। अब आते हैं कि यार ये ट्रेडिशन की जरूरत पड़ी क्यों। जब ना बिल विल्सन साहब को ना, बिल विल्सन साहब ने ग्रेप पॉइंट में एक बात और भी कही है बड़ी अच्छी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उस कहते हुए। उन्होंने बड़े मजबूती ढंग से बोली है। उन्होंने बोला कि मैं, डॉक्टर बॉब एंड मी, वी आर दी फादर ऑफ द अल्कोहलिक एनोनिमस, वी आर दी पापास। मतलब कि ये जो भी बात कहते थे वो हर ग्रुप मान लेता था। लेकिन ना इनको ये समझ आ गया था बिल विल्सन को कि डॉक्टर बॉब को कोलोन कैंसर डिटेक्ट हो गया है और अब ये ज्यादा साल जिएंगे नहीं, और मेरे बाद और इनके बाद तो फिर एक ऐसे चलेगा। तो इन्होंने समझ, इनको इनको जरूरत तो लगी कि यार कुछ ऐसे होने चाहिए पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे मैं यूनिटी को बनाए रखे हम लोग। तब इन्होंने बॉब को कहा कि यार मैं ट्रेडिशन लिखना चाहता हूँ। तो जैसे तैसे ट्रेडिशन की इजाजत में जो ट्रेडिशन लिखे गए, तो आप ये देखिए कि 1935 में हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस चालू हुआ, 1939 में बुक आई,
1941 में जैक अलेक्जेंडर का पोस्ट आया, 1946 से हमारा ये ट्रेडिशन लिखा गया, लेकिन ट्रेडिशन लिखने के बावजूद उनको चालू कराना, उनको लागू कराना बहुत बहुत मुश्किल था। कई बारी क्या होता था, कई ग्रुप्स के लेटर आते थे बिल विल्सन साहब के पास, वो कहते थे कि आप हमारे ग्रुप में आइए, स्पीच दीजिए, अपनी बताइए कि आपको व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस कहाँ हुआ, आप अपनी शराब कहाँ छुपाते थे, आपने क्या क्या अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए किया, लेकिन कृपया आप ये ट्रेडिशंस की बात मत करिए। ये इतना आसान नहीं था कि ट्रेडिशन, तब हमारे ना डॉक्टर बॉब ने कहा था कि हम ना ट्रेडिशन इन पे थोपेंगे नहीं। 1950 की कन्वेंशन, 1950 की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर ये ट्रेडिशन अगर सब ग्रुप्स चाहेंगे लेना तभी हम करेंगे। तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि यार ये ना हर ग्रुप को अपने ऊपर डिसाइड किया गया, थोपे नहीं गए, और ये बड़े अच्छे ढंग से लिखे गए। अब ना जैसे हम अब एक विजन भी देखते हैं ना, बिल विल्सन का ये ट्रेडिशन लिखने का विजन भी था। आप लोग जब बिग बुक पढ़ते हैं तो बिग बुक के फर्स्ट फॉरवर्ड को खोलिए, फर्स्ट फॉरवर्ड के खोलते ही उसमें लास्ट के उसमें रोमन नंबर के 40 नंबर पेज में लिखा भी है उन्होंने कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क या फीस नहीं देनी, इस संस्था का सदस्य बनने के लिए केवल शराब छोड़ने की ईमानदारी इच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना ही जरूरी है। हमारा किसी धर्म विशेष संप्रदाय या मत से संबंध नहीं है, ना ही हम किसी विरोध का समर्थन करते हैं, केवल उनकी सहायता करना ही चाहते हैं जो पीड़ित है। तो हम ये देखते हैं ना, बिल विल्सन की सोच 1939 से इन ट्रेडिशनों के पीछे थी, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस देखे थे कि यार ऐसे अगर होगा। अब जैसे हम देखिए सर, जब ट्रेडिशन लिखे गए, ट्रेडिशन 10 आया, तो जब हमें हमसे पता चला कि पहले भी एक वॉशिंगटन सोसाइटी थी जो अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे काम करती थी और वो तबाह हुई है, और किस वजह से तबाह हुई है वो तो उसमें जब पता चला तो उनको समझ तो थी कि यार ये करना है। अब आते हैं कि यार ये ट्रेडिशन का ना जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट मेरे को जो लगता है ना, वो ट्रेडिशन का मेजर पार्ट मेरे को सबसे अच्छा लगता है ये 7 ट्रेडिशन। 7 ट्रेडिशन कहता क्या है? 7 ट्रेडिशन बहुत आसान से ही है, हर एक ए समूह स्वावलंबी होना चाहिए, हम बाहर से आर्थिक मदद नहीं लेते। हर एक समूह स्वावलंबी का मतलब हम अपने खर्चे स्वयं उठाते हैं, हम बाहर से इसके खर्चे नहीं लेते। अब इसका देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री इस वाले ट्रेडिशन की हिस्ट्री आई कहां से है। इसकी ना ट्रेडिशन की हिस्ट्री बड़ी अच्छी आई है। जब ना बिल विल्सन और डॉक्टर बॉब सोबर हो गए थे ना, तब ना बिल विल्सन ना डॉक्टर बॉब के पास गए कि यार मैं ना यार अब कुछ करना चाहता हूँ, अब हम नए हॉस्पिटल भी खोलेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट भी खोलेंगे, और हम ये क्लब हाउस भी खोलेंगे, हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो डॉक्टर बॉब को ना थोड़ा सा समझ तो नहीं आ रही थी कि अरे करना क्या चाहता, लेकिन वो उसके साथ तो देते थे। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले ना सबसे पहले हम बुक से स्टार्ट करते हैं, अगर बुक्स अगर हमारी वो होती है कंफर्टेबल, तब उसके बाद हम आगे चलेंगे। तब क्या हुआ कि जब उन्होंने ना बुक्स के लिए हाँ हुई, तो उन्होंने डॉक्टर बॉब ने उनसे पूछा कि इसके पैसे बुक लिखने के लिए कहाँ से आएंगे। तब उन्होंने कहा कि हम बाहर से अंशदान लेंगे और बाहर से मदद लेंगे। तो ठीक है, डॉक्टर बहुत समझ गए, उन्होंने कहा, कोई नहीं आप जाइए। तो उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क आए और न्यूयॉर्क में इन्होंने अपने मेंबरों से फंड्स मांगे, लेकिन किसी भी मेंबर ने इनको फंड्स नहीं दिए। तो एक दिन डॉक्टर बिल विल्सन अपने ना जीजा जी के पास गए, डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग, उनके ऑफिस गए और उनको ना सारी अपनी कहानी बताई। और एक ना सबसे बड़ी खासियत ये कि जब हमें कोई शराबी को देखता है ना, और शराबी को जब उसने हमारी असली हालत देखी होती है और जब वो अब देखता है, तो वो जानता है कि यार इसने कितनी मेहनत करी, और क्या है कि इसने ईश्वर का एक चमत्कार ही है जो इसने शराब छोड़ी हुई है। क्योंकि हम उस दयनीय स्थिति से निकले होते हैं जिसमें हमारे और हमारे आसपास के जितने लोग होते हैं उनको पता होता है कि यार ये बंदा बचेगा नहीं। फिर क्या हुआ कि वो लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग के पास बैठे हुए थे, तो लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग को ना उन्होंने सारी बात बताई कि यार मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ ये। तब लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग ने क्या किया कि उनको लेके गए अपने एक कुलीग के पास जिनका नाम था डॉक्टर विन। ये डॉक्टर विन वाला शब्द ना हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस और डॉक्टर बॉब में नहीं मिलेगा, ये दूसरी बुक में मिलेगा। तो डॉक्टर विन के पास लेके गए, वो अभी ना अभी न्यूयॉर्क वाले उससे यूएसए के उससे हॉस्पिटल से अभी रिटायर्ड हुए थे, एसोसिएशन से प्रेसिडेंट थे वो। तो उन्होंने विन ने उनको लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग और लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग और इन्होंने बिल विल्सन ने उनको कहानी बताई कि यार ऐसे ऐसे ये है, ये करना चाहते हैं, पीड़ित शराबियों की मदद करना चाहते हैं।
तो उसने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने कहा आपको ना किसी पॉलिटिकली बंदे का वो लेना पड़ेगा सहारा। तो उसने एकदम से बोला कि आप ना रॉकफेलर एसोसिएशन की तरफ जाइए। तो जैसे ही रॉकफेलर एसोसिएशन का नाम आया ना, तो लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग की एक सहेली थी स्कूल टाइम की, वो अंकल डिक मिस्टर रिचर्डसन की नेफ्यू थी, तो उनको याद आ गया। तो लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग ने कहा कि मैं बात करता हूँ। तो वो अपने ऑफिस में गए और उन्होंने फोन किया कि पता नहीं शायद ये जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि अच्छा ये बात भी हम ना बड़े ध्यान से देखते हैं कि कैसे कैसे ये जो डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग थे, जो उनकी फ्रेंड थी, जो नेफ्यू थी अंकल डिक की, अंकल डिक बाइबल की क्लासेस लेते थे और उसमें लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग और ये उनकी सहेली क्लासेस में आती थी। तो ये वहां से रिलेशन आया है। और ये जो डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग थे, ये ऑर्थोपैथिक फिजिशियन थे, तो माइंड बॉडी ये सब में हील करने की कोशिश करते हैं। तब क्या हुआ कि इन्होंने फिर इन्होंने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे। तो अंकल डिक ने कहा कि आप कहाँ थे इतने दिनों से। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो आप ना कल आना। तो लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग ने कल अगले दिन के लिए लेटर लिख के दिया और बिल विल्सन साहब लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग के रॉकफेलर एसोसिएशन वाले ऑफिस में गए और जाके उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। तो फिर अंकल डिक ने उनके साथ कहा कि मैं आपको ना टाइम देता हूँ और मीटिंग करवाता हूँ। तो उन्होंने रॉकफेलर एसोसिएशन का एक इनका वो था जिसमें ये इन चीजों के लिए मदद करते थे, ये इन चीजों के लिए क्या कहते हैं, ये लोगों की मदद करने वाले ऐसे कामों के लिए। तो उन्होंने वहां पे मिस्टर चिपमैन थे, फ्रैंक एमोस थे और एक दो लोग और थे। तो वहां पे इन्होंने ना मीटिंग करी। मीटिंग करने में बिल विल्सन ने अपनी सारी बात बताई। तब हमारे इन्होंने फ्रैंक एमोस और चिपमैन ने और एक और थे, उन्होंने उस टाइम पे ये कहा क्या ये पैसा आपके अच्छे कार्य को बर्बाद नहीं कर देगा। तब उनको समझ आया कि उनको देखो, उनको भी पहले से पता था कि ये बाहर से अगर हम अंशदान लेंगे तो ये आपके अच्छे कार्यों को बर्बाद कर सकता है। तब इनको बिल विल्सन को बुरी तो लगी थी ये बात कि अरे क्या करें, लेकिन तब भी कोई बात नहीं। तब इन्होंने क्या किया कि फ्रैंक एमोस को एक्रोन भेजा कि जाके आप वहां स्टडी करो। तो और वहां जाके मतलब स्टडी किया, आप रिसर्च करो कि यार ये कुछ काम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो फ्रैंक एमोस गए। अच्छा हम ना ये बड़ी छोटी छोटी बात देखते हैं कि फ्रैंक एमोस हमारे ट्रस्टी भी रहे हैं, लेकिन ये हम कभी इस बात में नहीं कभी सोचा कि फ्रैंक एमोस वगैरह इन लोगों ने इतनी मेहनत करी क्यों है हमारे लिए। असल में फ्रैंक एमोस के दो ब्रदर थे और वो भी अल्कोहलिक थे। और जिस घर में अल्कोहलिक रहते हैं ना, तो वो रियल अल्कोहलिक्स की पीड़ा को और उनके लोगों के परिवार की पीड़ा को समझते हैं कि यार कितने मुश्किल से निकले हैं। तब फ्रैंक एमोस गए, उन्होंने पूरी रिसर्च करी और रिसर्च में लास्ट में वो हेनरिटा सिबलिंग के पास गए और हेनरिटा ने सिबलिंग ने कहा कि इनको पैसे मत देना, पैसे देके ये खराब हो जाएगा, ये जो कि कर्म करना चाहते हैं। तब वहां से भी हम हेनरिटा सिबलिंग का भी इसमें आभार करते हैं कि देखो उसने भी उसको पता था। उसने जब इनको बोला, फ्रैंक एमोस आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बॉब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको 50,000 के आसपास, $50,000 के आसपास देने चाहिए। लेकिन हमारे जॉन डी रॉकफेलर ने कहा कि नहीं, मैं इनको $5,000 दूंगा, क्योंकि उनकी उधारी वगैरह भी ज्यादा थी, तो डॉक्टर बॉब की और उसकी बिल विल्सन की। तो उन्होंने कहा ये इसमें आप देखो, इसके बाद ये दोबारा मुझसे पैसे ना मांगे। एक तो हिस्ट्री है 7 ट्रेडिशन की हमारी वहां से आई। अब ना हमने ना जितनी बार भी हमने बाहर से लोगों से पैसे लिए हैं ना, हम उतनी बार परेशान हुए हैं। 1938 के पास जब हम बिग बुक लिख रहे थे, तब ना हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर जब पूरे हो गए थे, बिल स्टोरी और जब पूरे हो गए थे, तब हम हार्पर एंड ब्रदर्स के पास गए थे। उन्होंने ना हमारे दो चैप्टर पढ़ते ही ना तुरंत कहा कि हम आपको ना $1,500 देते हैं, जो आज के टाइप के 8.5 लाख होते हैं। तो बिल विल्सन से कहा कि आपको देते हैं और आप ले लीजिए और इसकी रॉयल्टी हमें दे दीजिए। तब वहां एंट्री होती है हमारे हैंक पी की। बिल विल्सन ने ये बात ट्रस्टियों के सामने रखी कि यार ये ऐसे ऐसे मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तो ट्रस्टी ने कहा यार हमें पैसे की जरूरत है, ले लेते हैं। तब हैंक पी बीच में पड़े, हैंक पी की एंट्री हुई और हैंक पी ने वहां पे कहा कि नहीं, हम ये अल्कोहलिक एनोनिमस इनका लिटरेचर है, शराबियों का लिटरेचर है, ये शराबियों के पास ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया,
कि उन्होंने हैंक पी और बिल विल्सन ने बाईपास किया ट्रस्टियों को, और इन्होंने कहा कि हम ना अपने शेयर्स बनाएंगे $25 ईच पे और उससे फंड्स इकट्ठे करेंगे। हमने वो शेयर्स भी बनाए और उससे हमने फंड्स भी इकट्ठे करे और उसको हमने वापस भी किया, लोगों को पैसे, किसी लोगों को हमने डबल पैसे दिए, किसी ने आधे पैसे लिए, किसी ने कुछ पैसे नहीं भी लिए। मतलब हमें काफी परेशानी रही है जब जब हमने पैसे बाहर से लिए। एक हमने चार्ल्स बी थे टाउन्स हॉस्पिटल वाले, उनसे हमने पैसे लिए थे बिग बुक के टाइम में। वो भी हमारे काफी अच्छे फ्रेंड थे, जहाँ से डॉक्टर सिल्फर उनके नौकरी करते थे और बिल विल्सन भी वहीं पे ठीक हुए थे शुरुआत के दिनों में। तो उनसे भी हमने पैसे लिए थे और उनको भी हमने पैसे रिटर्न किए थे। तो जितनी बार हमने जब जब पैसे बाहर से लिए ना, तो हमें प्रताड़ना और पीड़ित हम हुए हैं। तो ये हमारा इतिहास रहा है कि हमें बाहर से पैसे नहीं लेने चाहिए। अब ये तो हमारे आगे इसमें इतिहास। अब आते हैं कि ये 7 ट्रेडिशन कहता क्या है और कारण क्या है और क्यों होना चाहिए। देखिए, 7 ट्रेडिशन कहता है कि हर ग्रुप स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी यानी अपने खर्चे स्वयं उठाने चाहिए और हम बाहर से आर्थिक मदद नहीं लेते। जब ना हमने यार, शराबी जब बात करता है ना कि अपने खर्चे स्वयं उठाएगा, यार एक शराबी जिसने अपनी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इससे चोरी उससे चोरी, कभी किसी को लूट कभी किसी को लूट, आज किसी को मार दिया, अब बोल दिया कुछ बोल दिया, मतलब किसी से पैसे छीन, हर तरीके के। क्योंकि हमें वो क्रेविंग, हम उस ज्यादातर उस क्रेविंग से, उससे हम निकले हुए हैं, ऑब्सेशन से, जो हमें पता है कि यार उस टाइम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी शराब को पीने के लिए। तब वो जब आज के टाइम में वो ये शराबी जब ये कहता है ना कि हम अपने खर्चे स्वयं उठाते हैं। जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं और हम खुद बोलते हैं ना कि यार हमें बाहर से मदद लेते, बल्कि हम किसी जगह को रेंट पे भी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक नॉमिनल किराया देंगे, तब हमें समझ आता है। और इस ट्रेडिशन का ना एक बड़ी अच्छी बात है कि इस ट्रेडिशन में क्या कहते हैं बिल विल्सन, इस ट्रेडिशन में वो ये कहते हैं हर ग्रुप को गरीब बने रहना चाहिए, मेंबर्स को गरीब नहीं रहना चाहिए। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें बड़े ध्यान से कहने वाली बात है कि वो कहते हैं ईच ग्रुप हैव टू, मतलब गरीब, गरीब कैसे। अब अगर हम कहें कि मेंबरों को गरीब नहीं रहना, सिर्फ ग्रुप को गरीब रहना, क्यों ग्रुप को गरीब रहना, यही कि अगर हम अपने ग्रुप्स में पैसे की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करेंगे तो वो ग्रुप तबाह होंगे, क्योंकि वो पैसे के चक्कर में होता है। मैंने कई बार देखा भी, कई इंटर ग्रुप्स में देखा है कि पैसे के चक्कर में कई ग्रुप्स आने बंद हो जाते हैं और कई ग्रुप्स बंद हो जाते हैं। तो इसमें बिल विल्सन कहते हैं कि यार मेंबर तो जितना चाहे उतना कमाए, लेकिन कोई भी ग्रुप अमीर ना बने। तभी हमारे यहाँ 60-30-10 का रेशियो होता है। वो हर ग्रुप स्वशासनीय है। कोई ग्रुप, मतलब 60% हम इंटर ग्रुप में दे देते हैं, 30% हम जीएसओ को दे देते हैं और 10% हम अपने प्रूडेंट रिजर्व फंड में रख लेते हैं। ये भी आगे मैं चेकलिस्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, तो ये समझ आती है। अच्छा, इसमें देखिए जनरलिस्ट कितनी अच्छी बात कहते हैं बिल विल्सन कि हर एक मेंबर को एक अच्छी शराब की बोतल, जो भी मतलब हमें किट्टी में अच्छी शराब की बोतल, जितनी हम अच्छी शराब जो अपने टाइम में पीते थे, वो एक मंथली बेसिस पे उतने पैसे डालने चाहिए। लेकिन हम सब लोग आपस में ईमानदार सी बात करें अपने अंदर से कि हम क्या महीने में एक अच्छी बोतल के पैसे किट्टी में डालते हैं, तो सबको आंसर अपना मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें ये बताई गई हैं कि यार कैसे होता है। अब जब इसमें क्या हुआ कि शुरुआती दिनों में हमने हॉस्पिटल भी लिए, हमने एक क्लब हाउस भी खोले और हमने काफी कुछ नई नई ऐसी चीजें करी जिससे अल्कोहलिक एनोनिमस का बढ़ावा हो। तब क्या हुआ कि एक बार हमने हॉस्पिटल लिया तो उसके मालिक ने कहा कि मेरे ही लड़के को आप मैनेजर बना लोगे। वो भी हॉस्पिटल चलता नहीं था, मेरे ही लड़के को आप मैनेजर बना लोगे, वो भी अल्कोहलिक था, तो वो हॉस्पिटल भी ज्यादा नहीं चला। और ऐसे ना एक इसमें ना हमारे 12/12 में 2 स्टोरीज भी हैं। एक स्टोरीज हमारी इसमें ये है, बिल विल्सन ने ना, जब जैक अलेक्जेंडर का पोस्ट आ गया तो ये और एक वो रूथ हॉक इनकी सेक्रेटरी थी, तो ये ना लेटर्स का जवाब देते थे। तो इन्होंने ये समझ लिया कि यार इतने सारे लेटर्स का जवाब मैं अकेले तो दे नहीं सकता और ये भी नहीं दे सकती। तो इन्होंने कहा कि यार, इन्होंने हर एक ग्रुप से अनुरोध किया कि आप हर मेंबर से हर ग्रुप के हर एक ईच मेंबर के हिसाब से आप $1 पर ईयर का डोनेशन दे दीजिए, जिससे हम नए लोगों को भर्ती कर सकें और नए लोगों को, जिससे हम इन लेटर्स का जवाब दे सके और पीड़ित शराबियों तक अपना संदेश दे सके, लिटरेचर दे सके। मगर किसी भी ग्रुप्स ने ना कोई ज्यादा पैसे नहीं दिए। तो बिल विल्सन ना बड़े ना परेशान थे और बड़े ना खुंदक में थे। यार मैं इन एक शराबी यार जो शराब छोड़ देता है वो आराम के 200, उस टाइम के $250-300 मंथ के कमा लेता है, तो यार ये $1 नहीं दे रहे।
तो कोई बात नहीं। तो उस दिन क्या हुआ कि बिल विल्सन के घर एक इनका रिलैप्स वाला दोस्त आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, घबराहट हो रही थी, तो बिल विल्सन समझ गए कि इसकी क्या परेशानी है, और उसकी क्रेविंग भी हो रही थी। तो बिल विल्सन ने अपनी जेब से $5 निकाल के उसको दिया, और तब इनकी वीकली की कमाई $30 की थी, और इनको खर्चे के लिए वो बहुत जरूरत थे पैसे। लुइस विल्सन को सबसे ज्यादा घर के खर्चे के लिए जरूरत थी, इन्होंने उसमें से $5 निकाल के उसको दे दिए, और अपना बड़प्पन दिखा रहे, देख मैंने पीली शराबी को मदद की है। और उसी दिन इवनिंग को 24th स्ट्रीट क्लब में ट्रेजरर कहता है कि हमें ना बड़े पैसे की जरूरत है, मीटिंग खत्म होने के से पहले हमें पैसे की बहुत जरूरत है, प्लीज आप सब लोग बढ़ चढ़ के पैसे दीजिए, क्योंकि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो शायद हमारा मकान मालिक हमें यहाँ से निकाल देगा। तो किट्टी घूमती है, तो बिल विल्सन ना किसी लड़के को समझा रहे होते हैं, कोई न्यू कमर होता है, तो अपनी जेब में ना हाथ डालते हैं। तो जैसे हमारे भी जेब में भी ना एक 10 का सिक्का और 1 के रुपए में फर्क पता चल जाता है, तो पहले इनकी जेब में ना एक बड़ा सिक्का आता है, इनको लगता है नहीं नहीं ये ज्यादा है, और फिर वो छोटा सा एक निकाल के सिक्का हैट में डाल देती है। तब बिल विल्सन को समझ आती है, यार सुबह तो मैंने अपनी ईगो के लिए $5 दे दिए अपने दोस्त को, एक रिलैक्स वाले बंदे को, और मैं यहाँ पे ए के लिए, अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए मैं ज्यादा पैसे का अंशदान नहीं दे रहा। तब उनको समझ आया। देखिए, कोई भी अपनी कमियां कितनी आसानी से नहीं बताता। उन्होंने बकायदा वर्ल्ड वाइड अपनी कमियां बताई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घमंड के लिए सुबह तो $5 देने को तैयार हूँ, और यहाँ पे मैं किट्टी में कितना जनरस नहीं हूँ। तो ये मेरे को अब समझ आती है। तो एक तो ये कहानी थी। एक दूसरी कहानी थी हमारी इसमें 7 ट्रेडिशन में। एक ना 1947 में एक लेडीज का विल आती है, लेटर आता है कि मैं आपको $10,000 आपके इसको अल्कोहलिक एनोनिमस को देना चाहती है। तब ट्रस्टी वगैरह की ना वीकली त्रिमासिक मीटिंग थी, तो उसमें ना वो डिस्कशन कर रहे थे कि यार हमें पैसे ले लेना चाहिए, क्योंकि जीएसओ का उस टाइम मतलब उनका जो भी हेड ऑफिस था उसका खर्चा चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने क्या किया, तब बिल विल्सन साहब ने बोला कि नहीं, अगर हम इससे पैसे ले लेंगे, या उन्होंने सबने डिसाइड किया अगर हम इनसे पैसे ले लेंगे तो यार आप ये समझिए कि और भी लोग बैठे हैं, ऐसे तो $5 लाख आ जाएंगे। तो ऐसे तो अगर हम पैसे लेंगे तो फिर तो ये हमारा रईसों का हो जाएगा, और ट्रस्टी यहाँ जो पैसे ज्यादा देगा उसकी बीन बजाएंगे। तो इसीलिए तो भाई ये मुश्किल है कि यार आप लोगों से पैसे ना ले। तो हमने भारी अंशदानों को कभी नहीं लिया। इस वजह से लिखा हुआ है कि हम हर ग्रुप शासनीय, वो हर ग्रुप अब स्वावलंबी होना चाहिए, और हम बाहर से आर्थिक मदद क्यों नहीं लेते। आप बाहर से आर्थिक मदद अगर हम लेंगे ना, तो आप ये भी देखिए कि अगर कोई हमारे घर या आसपास में कोई एसोसिएशन वगैरह होती है, उसमें कोई जब से ज्यादा फंड देता है तो फिर वो उस पर हक भी जमाने लगता है कि यार मैं आपको सबसे ज्यादा दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से ग्रुप चलना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से मीटिंग होनी चाहिए, मेरे हिसाब से स्पीकर आने चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना तो ऐसे ये तबाह हो जाएगा। इसलिए ए को हमेशा गरीब बने रहना चाहिए, और हमने बाहर से आर्थिक मदद नहीं लेती थी। मैं कई बार आगे अभी आपको इसमें चेकलिस्ट में अभी हम आपसे इसमें कई कई मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हम बाहर से आर्थिक मदद कैसे नहीं लेते, और अपने ग्रुपों में भी हम बाहर से पूरी मदद क्यों नहीं लेते। सर चेकलिस्ट पे शुरुआत करें। करो नहीं करो। जी जी राहुल भाई, रवि भाई। ये ना हमारे ना कॉल आया होगा। चेकलिस्ट के, हेलो, हमारे ना ये चेकलिस्ट के ना क्वेश्चन आंसर बदलते रहते हैं। ये ना उसमें से हमारे ग्रेप पॉइंट में से लिए गए हैं, लेकिन ना जो मेजर मेजर क्वेश्चन है वो सेम रहते हैं ज्यादातर। तो हम ना चेकलिस्ट के क्वेश्चंस लेते हैं। ये चेकलिस्ट के क्वेश्चन ना अलग अलग ग्रुपों से उनके आए हुए हैं, जिसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको काफी से काफी क्लियर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, honestly do I do all I can help a group my central office my GSO remains self supporting, could I put little more into basket of behalf of person who cannot afford it yet, how generously was I when I drunk in Beru। और इसी में इसी को हिंदी में करते, ईमानदारी से क्या मैं मेरे समूह केंद्रीय जीएसओ या आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, क्या मैं नए व्यक्ति और थोड़े और दान और कर सकता हूँ जो भी वह नहीं कर सकता,
बैरूम के नशे में मैं होने पर कितना उदार था। इसमें ना क्या कहना चाहता है, इसमें छोटी सी बात ये कहना चाहता है कि जैसे ना पहले हम समझते हैं कि हमारा जीएसओ का खर्चा कितना है। देखिए हमारे इंडिया के जीएसओ का खर्चा है तकरीबन 1.5 लाख 1,53,000 के आसपास, जिसमें हमारे मैनेजर भी हैं, हमारे 2 एम्प्लॉय भी हैं, लाइंस के भी खर्चे हैं, हम अपना लिटरेचर भी रखती हैं। तो वो सब खर्चे कहाँ से आते हैं, वो खर्चे सब कहाँ से पूरे होते हैं वो सब, और हमारा किराया भी जाता है जीएसओ का, ये सब हमारे खर्चे पूरे होते हैं हम सभी मेंबरों के अंशदानों से। कोई जीएसओ बाहर से नहीं आता। अच्छा यही जीएसओ और जो हमारा इंडिया का जीएसओ है एशियन कंट्रीज की मदद भी करता है। ये जैसे कि भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इन कंट्रीज को हम लिटरेचर भी देते हैं, फंडिंग भी देते हैं, नए ग्रुप्स खोलने की मदद भी करते हैं। ये सब पैसे कहाँ से आते हैं? ये सब पैसे जो आपके ग्रुपों से इंटर ग्रुप को जाते हैं, इंटर ग्रुप से आगे जीएसओ को जाते हैं, ये जो आप लिटरेचर खरीदते हैं, ये सब पैसा ही जीएसओ में जाता है और जीएसओ ही पीड़ित। देखिए आज के टाइम में अगर कोई, मैं छोटी सी बताता हूँ, इंटरनेट पे ना कोई भी कहता है यार मेरे को अल्कोहल से समस्या, मैं ना मरने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो तुरंत ना हमारे जीएसओ की हेल्पलाइन आ जाती है और हमारा तुरंत जीएसओ का बंदा को हम फोन करते, किसी कोई भी पीड़ित शराबी उसको फोन करता है ना तो तुरंत उसकी कॉल आंसरिंग होती है। तो समझिए ये पैसा कहाँ से, ये पैसा आप लोगों के अंशदानों से है। और जब हम नहीं अब हम मीटिंगों में शेयर ही नहीं करते कि यार ये 7 ट्रेडिशन क्यों जरूरी है, तो क्या करते हैं अब जब हम बताएंगे ना कि यार यही पैसा आपका काम आता है और यही पैसा आगे जा रहा है और सही जगह पे लग रहा है पैसा, तब हमें समझ आती है कि यार हाँ यार ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। अच्छा ऐसे ही हमारा जो ये लिटरेचर है, जितना है हमारा ये अल्कोहलिक एनोनिमस का लिटरेचर है ना, इसकी भी कॉस्टिंग होती है। बिग बुक की मेरे ख्याल से लास्ट टाइम की जो मुझे याद है वो 60 या 40 रुपीज के आसपास पड़ती थी और हम इसको 120 या 150 में बेचते थे। तो इसका जो प्रॉफिट है ये हमारे जीएसओ को ही जाता है। और ऐसे ही इसमें जो हमारी सर्विस मैनुअल है इसका 3 गुना की कॉस्टिंग जाती है, मतलब 3 गुना इनका हम प्राइस लेते हैं। और ऐसे ही जो इसमें हिस्ट्री की बुक्स होती हैं उसके 20 या 30% के आसपास हम जाते हैं। अलग अलग हिसाब है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट तो शायद कोई और ट्रस्टी बता पाएगा। तो अलग अलग हिसाब होता है कि कैसे कैसे जाते हैं। तो ये भी हमें ना पता होना चाहिए कि यार ये जो लिटरेचर है ये इसका 20% मार्जिन हमारे इंटरग्रुप को मिलता है और इसका 40% या 50% का मार्जिन हमारे जीएसओ को मिलता है। तो ये पता होना चाहिए। अच्छा अब इसमें ये अगला इसी में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्या मैं ईमानदारी से कोई और व्यक्ति जो पैसे नहीं डाल पाता उसके बिहाफ पे मैं ज्यादा डालने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम तो कोशिश करते हैं, बाकी मैं तो अपना अपना बता सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि अगर जैसे यार चाय का खर्चा 1 है तो मैं कोशिश करता हूँ 2 या 3 चाय के पैसे तो मिनिमम डालू जितने जैसे निकल जाए ऐसे ही। और दूसरा इसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा हाउ जनरली, मैं जब शराब के ठेके पे या बार में होता था तब मैं अपने दोस्तों में क्या करता था, आज तेरा भाई खर्चा उठाएगा, आज तेरा भाई पैसे देगा, आज तेरा भाई सबका करेगा। इसलिए क्या मैं यहाँ पे करता हूँ कि किटी में आज तेरा भाई सबसे ज्यादा डालेगा? नहीं, वो तो सच्चाई कहानियां, हम शराबी हैं, जब हम शराब छोड़ते हैं तो हम और कंजूस हो जाते हैं। ठीक है, पर ये जब बातें होती है तो पता तो चलता है कि कैसे है। अब दूसरा आते क्वेश्चन पे, हाउ डू नेशनल लाभ इंटरनेशनल अल्कोहलिक का समर्थन, ये ना हमारे रवि भाई आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। और आवाज ब्रेक हो रहा है रवि भाई आपका। यार तो 12 स्टेप मैगजीन आए हुए बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे एडिटर पब्लिशर काम ही नहीं करना चाहते। ये हमारा रॉ बैक है और आर्टिकल्स ही नहीं आते, लेकिन कोई नहीं, आने वाले टाइम में होगा। तो क्या होगा, ये हमारे इस्तेमाल हो और रवि भाई आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। ये भी हमें पता कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है तो
करते हैं ना, आई नहीं। और आर्टिकल रवि भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। तो इसमें तो हेलो रवि भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। थोड़ी देर रिकॉर्डिंग बंद करो, मैं फोन लगाता हूँ। हाँ जी, अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं सर हम। इफ जीएसओ रन शॉर्ट्स ऑफ फंड सम ईयर, वुड इट बी ओके टू लेट द गवर्नमेंट सब्सिडाइज ए ग्रुप्स इन हॉस्पिटल एंड प्रिजन्स? अगर किसी साल जीएसओ के फंड की कमी हो जाती है तो ये ठीक है, ठीक नहीं होगा कि सरकार अस्पतालों और जेलों में ये समूह की सब्सिडी दे? इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे जीएसओ के पास कभी फंड्स की कमी हो जाती है तो क्या हमें पैसे बाहर से या सब्सिडीज के रूप में गवर्नमेंट से या जेल से इन लोगों से लेने चाहिए? कभी नहीं लेने चाहिए। अगर हम बाहर से कभी भी पैसे लेंगे तो हमारा ए का तबाह होना तय है। जैसे वॉशिंगटन हमारे 10th ट्रेडिशन में आता है ना, वॉशिंगटन सोसाइटी, ऐसे ही। क्योंकि जब भी हम बाहर से आर्थिक मदद लेंगे ना तो वो हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें कभी भी बाहर से ना किसी गवर्नमेंट से, ना किसी और एसोसिएशन से, और ना ही हमें किसी और लोगों से कभी मदद लेनी चाहिए। अब आते हैं सर चौथे क्वेश्चन पे। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ ग्रुप टू अ बिग ए कलेक्शन फॉर फ्यू पीपल्स और स्मॉलर कलेक्शन इन विच मोर मेंबर पार्टिसिपेट्स? किसी समूह के लिए कुछ बड़े संग्रह प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है या छोटे संग्रह जिसमें अधिक सदस्य भाग लेते हैं? इसमें ना ये क्या कहना चाहता है, इसमें ये कहना चाहता है कि अगर हमारे ग्रुप में जैसे कोई ज्यादा पैसे वाला बंदा है, वो कहता है कि मैं ज्यादा पैसे देना चाहता हूँ, तो यार कोई ग्रुप्स के मेंबर ज्यादा हैं किसी ग्रुप में, तो वो कहते हैं यार हमारे ग्रुप के तो मेंबर इतने हैं, थोड़े थोड़े पैसे तो नहीं। ये किटी जो है, ये किटी जो शब्द आया है, ये किटी शब्द जो आया है, इसमें हम आध्यात्मिकता और भौतिकता हमारी मिक्स होती है। इसके अंदर हम किसी को नहीं कहते कि तुम कितने डालो और कितने नहीं डालो। एक ना बड़ा अच्छा ना छोटा सा ना मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मैं ग्रुप में बैठा हुआ था, तो वहां पे ना उन्होंने ग्रुप के लिए नया बैग लेना था। तो एक मेंबर कहता है कि यार मैं ना पूरे पूरे बैग के लिए पैसे देने को अकेला ही मैं दे रहा हूँ। तब ना एक नया नया मेंबर आया होता है और उसने नए नए ट्रेडिशन पढ़े होते हैं। तब वो कहता है कि अगर आपको पैसे देने हैं तो आप किटी में डाल दीजिए, लेकिन आप ऐसे कह के नहीं दे सकते कि मैं पूरे बैग के पैसे मैं देना चाहता हूँ। इससे ना ये ट्रेडिशन भी ब्रेक हो रहा है और दूसरे मेंबर्स को हर्ट भी फील होता है। और आप इसमें जैसे हमारे बॉब ने, बिल विल्सन ने कहा कि मैं $5 मैंने दिए और किटी में वो नहीं डाल रहे, तो ऐसे ही ईगो बढ़ती है। तो उन्होंने मना किया, तो उस मेंबर को भी समझ आया कि यार मैं गलत क्या, तो उसने कहा नहीं ठीक है। तो उन्होंने किटी बॉक्स घुमाया और किटी से जो पैसे इकट्ठे हुए उन्होंने उससे बैग लिया। और ऐसे ही ना कई एक्सपीरियंस भी पास्ट में रहे कि लोगों को इससे पता चलता है कि भाई हम यहाँ पे ना जिसकी जितनी हो, अगर कोई डाल सकता है तो ठीक है, नहीं डाल सकता तो ठीक है, वो आगे फॉरवर्ड कर दिए जाए। तो हम ना किसी मेंबर से ज्यादा लेते हैं, ना हम किसी से कम लेते हैं। ऐसे ही अभी ये नया एडवाइजरी एक्शन आया है। पहले तो 60,000 ईयर के हिसाब से हम हर एक मेंबर जीएसओ में ईयरली दे सकता था, लेकिन अब आया है नया एडवाइजरी एक्शन, शायद अब हो जाएगा उसमें एक 60,000 से बढ़ा के 1 लाख तक कर दिए गए हैं ईयरली। जीएसओ को वो फंडिंग दे सकता है हर एक मेंबर अपना। ऐसे हिसाब से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। पांचवा, is a group treasurer report is unimportant a business meeting, how does treasurer feel about it? क्या कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट ए व्यवसाय के लिए महत्वहीन है और कोषाध्यक्ष इसके बारे में क्या महसूस करता है? सर आप सभी को अपने ग्रुप्स का पता होगा कि बिजनेस, अगर आपके ग्रुप में अगर रेगुलर 20 लोग आते हैं तो बिजनेस मीटिंग वाले दिन मैक्सिमम मुश्किल से 1/3 हो जाते हैं, 7 लोग रह जाते हैं। मैक्सिमम लोग आना ही नहीं पसंद करते, वो कहते हैं बिजनेस मीटिंग है क्यों। बल्कि सर मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा ये रहा है कि बिजनेस, अगर आप अपने ग्रुप की कोई मीटिंग वैसे मिस कर जाओ तो कर जाओ, लेकिन बिजनेस मीटिंग कभी नहीं मिक्स करनी चाहिए। क्योंकि लोगों को ना
वेल इन्फॉर्म्ड ही नहीं है कि यार ये बिजनेस मीटिंग होती क्यों है। बिजनेस मीटिंग हमारी सिर्फ हमारा बिजनेस, सिर्फ आईजीआर को ये नहीं होता कि पैसे दिए और आगे जाके तुम दे या ये ग्रुप सही चल। भाई साहब नए एजेंडे हैं, पीडी शराबियों की मदद है, आपके यहाँ कितने मेंबर रेगुलर आ रहे हैं और कितने मेंबर रेगुलर नहीं टिक पा रहे, आप अपने ग्रुप की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हो, आप अपने ग्रुप में क्या नया कर सकते हो, क्योंकि ग्रुपों में नए करने की बात ही कोई नहीं करता। हम स्पीकर्स मीटिंग के ज्यादा क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो, क्या और ग्रुपों में हो रहा है, क्या हमारा ग्रुप कर सकता है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, एडवाइजरी एक्शन पढ़े जाते हैं, कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट होती है या हम अपने आईजीआर को रिपोर्ट देते हैं, कुछ भी हम इस बिजनेस मीटिंग में डिस्कस नहीं करते। बिजनेस मीटिंग में सिर्फ क्या होता है, थोड़ा बहुत ट्रेजरर आया, इस महीने के इतने इकट्ठे हुए, कितने दे देने चाहिए और ये बस ही। लेकिन हमें ईमानदारी से वेल इन्फॉर्म, जितने हमारे एल्डर स्टेट्समैन ग्रुप्स की हैं वो इतने वेल इन्फॉर्म करनी चाहिए हमारे आईजीआर को, हमारे ट्रेजरर को, हमारे सेक्रेटरी को, कि वो बिजनेस मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण हो जाए कि पता हो कि क्या हो रहा है, कि कैसे कैसे हम इंडिया लेवल पे। देखिए हमारे हमारे हमारा इसमें अल्कोहलिक एनोनिमस में उल्टा पिरामिड होता है। हम देखिए और कंट्री और जगहों पे और कैसे ऐसे चलता है कि भैया ऊपर से ऑर्डर आएगा और वो नीचे जनरल मैनेजर और फिर एम्प्लॉय तक चलेगा, लेकिन हमारे में कोई भी ग्रुप को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन इसमें अपोजिट पिरामिड है, तो उसका हमें फायदा भी उठाना चाहिए कि भाई साहब ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे तक तो आए कम से कम। हम इस बारे में जब बिजनेस मीटिंग में बात ही नहीं करते ना तो थोड़ा मेरे को बैड फील होता है। लेकिन क्या करें, इस पार्ट ऑफ ए है, कोशिश हम करते हैं कि वेल इन्फॉर्म्ड करें, लेकिन ठीक है। मगर हाँ, मेरे हिसाब से ट्रेजरर की, सेक्रेटरी की, आईजीआर की रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है बिजनेस मीटिंग और हमारे ग्रुप्स के लिए। क्योंकि अगर हम देखिए, अगर हम अच्छे वेल एजुकेटेड आईजीआर नहीं रखेंगे, ट्रेजरर नहीं रखेंगे, एजुकेटेड मत ये नहीं कहना कि पढ़े लिखे होने चाहिए, मतलब कि वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। चाहे यहाँ पे हम कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं, वेल इन्फॉर्म्ड मीन्स मतलब कि यार उनको पता होना चाहिए कि फंड्स कहाँ। अब कई ग्रुप्स की मैं बात करता हूँ कई जगह पे, यार वो हमने ना वो मनाना है, ईयरली सेलिब्रेशन मनाना है, तो किट्टी में कितने पैसे हैं। तो मैंने वहां पे ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कहा यार आप क्या कर रहे हो, ये जो आपके ये इसका किट्टी का पैसा है ये पीढ़ी शराबी तक संदेश देने के लिए है, ये ग्रुप सेलिब्रेशन के लिए नहीं है। तब उनको समझ आई कि हाँ रवि भाई आप ठीक कह रहे हो, तो उन्होंने कहा हम ग्रुप सेलिब्रेशन अपने अलग पैसे से फंड से करेंगे। तो मुझे ना ये बातें अब समझ आती हैं कि यार ये बातें बतानी जरूरी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। डज माई ग्रुप हैव प्रूडेंट रिजर्व फंड? इफ यू डू आई नो व्हाट अमाउंट इज। क्या क्या मेरे समूह के पास विवेकपूर्ण रिजर्व है? यदि हाँ, तो क्या मुझे पता है राशि कितनी है? ये देखिए प्रूडेंट रिजर्व फंड क्या होता है। प्रूडेंट रिजर्व फंड ये होता है कि हर ग्रुप अपना 1 महीने से लेके 1 साल तक ग्रुप को चलाने के लिए उसके पास स्वयं के खर्चे होने चाहिए। वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि उसका कितना खर्चा है और कितने महीने के लिए उसको चाहिए। मतलब हम तो देखो वैसे वैसे मैक्सिमम हम कहते हैं कि 1 साल तक रखिए, और कुछ लोग मिनिमम 2 महीने 3 महीने का रखते हैं। प्रूडेंट रिजर्व वो फंड होता है कि जैसे ना यार चाय का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, किराए का खर्चा है जहाँ पे हमने ले रखी है, थोड़ा बहुत साफ सफाई का खर्चा है, तो वो पैसे होने चाहिए। जैसे अभी कोविड के टाइम में कई ग्रुप्स कई ग्रुप्स बंद हुए या कुछ हुए, तो उसकी वजह से तो उसके पैसे तो होने चाहिए कि भैया आज के टाइम में हम पैसे दे पाए। अगर कई बार मेंबर नहीं आते, कई बार किट्टी नहीं इकट्ठी होती, तो क्या हम ग्रुप को छोड़ दें? भाई साहब इतनी मुश्किल से जगह मिलती हैं, हमें उनका सम्मान रखना चाहिए, हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और उनके पैसे हमें हमेशा टाइम से देने चाहिए, चौकीदार के, उसके या किसी चीज के भी, कि जो हम देते हैं, जो हमने तय किए हैं। भाई साहब क्योंकि ये ईश्वर के कमरे हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए हमें हमेशा फंड्स को बचा के रखना चाहिए। तो यही हिसाब होता है कि जैसे ना मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हम हर ग्रुप गरीब बना रहना चाहिए। गरीब बने रहने में हम 60-30-10 का रेशियो रखते हैं। 60% हम दे देते हैं इंटर ग्रुप को, 30% हम दे देते हैं जीएसओ को और 10% हम अपना रिजर्व फंड रखते हैं। क्या आपके ग्रुप के होम ग्रुप के रिजर्व फंड में कितने पैसे प्रूडेंट रिजर्व फंड पता होता है? मुझे पता है, मेरे होम ग्रुप के रिजर्व फंड के पैसे थे शायद लास्ट टाइम मैंने उनसे पूछा था तो 8,000 के आसपास थे, और हमारा महीने का खर्चा तकरीबन 1,100 रुपए के आसपास होता है। तो 6-7 महीने से ऊपर का फंड था हमारे पास। और ऐसे ही हमारा रिजर्व फंड, हमारा जीएसओ का भी रिजर्व फंड है। जीएसओ का रिजर्व फंड मैंने जब लास्ट टाइम ट्रस्टी से पूछा था तो उन्होंने मेरे को बताया था
कि 50 लाख के आसपास की रवि हमारी एफडीआर हैं अलग अलग उसकी, और उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे हम खर्चे भी ये देते हैं इसके आपके जीएसओ के। मैंने कहा ठीक है सर। और ये बातें ना पता होती है ना तो बड़ा अच्छा है। तो कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट भी आती है, उसमें भी पता होता है कि जीएसओ के पास कितना हमारे इंटर ग्रुप के पास कैसे कितना जाता है और क्यों होता है। क्योंकि देखिए हम एक पर्सन का राइट है हमें पैसे पता होने का भी और उस फंड्स का सही इस्तेमाल करना। और हम अपने इंटर ग्रुप से और ग्रुप से भी पूछ सकते हैं कि यार इस फंड्स का क्या इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये आपको इसमें समझ आया होगा कि हमारा प्रूडेंट रिजर्व फंड क्या है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। इफ अ फैमिली मेंबर, वर्क कोलीग और क्लोज फ्रेंड हु इज नॉट अ ए मेंबर वांट टू मेक अ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय ग्रुप शुड द ग्रुप एक्सेप्ट इट? व्हाई इज ग्रुप शॉर्ट ऑफ फंड्स? यदि कोई पारिवारिक सदस्य, कार्य सहयोगी या करीबी मित्र जो सदस्य नहीं है वे मेरे समूह के वित्तीय योगदान देना चाहता है तो क्या समूह को इसे स्वीकार करना चाहिए? यदि क्या पास धन की कमी हो तो क्या होगा? सर इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहने चाह रहे हैं कि भैया अगर हमारे ग्रुप का, जैसे मैं इस छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक ना बॉम्बे का ग्रुप था तो उनकी वाइफ आई, मेंबर की वाइफ, वो वाइफ उनके मेंबर की डेथ हो गई थी तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं ना सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का और टोकन भी लेना चाहती हूँ। तो पहली बार ग्रुप ने उनको ओके कर दिया कि आप सेलिब्रेट भी कर लीजिए और टोकन भी लीजिए, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए मना कर दिया। ऐसे ही अगर हमारे कोई कोई आता है परिवार से या क्लोज फ्रेंड आता है, कहता है यार मेरे को ना बड़ा अच्छा लगा कि आप ना एक की वजह से ना कई घर अच्छे हो रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तो मैं फंड्स देना चाहता हूँ, हम नहीं ले सकते। वही बात मैंने एक दिन में पहले भी भेजा था, उनको चार्ट नहीं लगाया व्हाइट बोर्ड में, उसमें लिखा है अगर हम बाहर से अंशदान लेंगे तो वो हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे, तो हम इसलिए बाहर से कोई पैसे नहीं लेते, हम उनकी सिर्फ बीन बजाने लगेंगे। जैसे सपेरे के आगे सांप, सांप के आगे सपेरा बीन बजाता है तो वो उसकी चाल चलता है ना, ऐसे ही जब पैसे वाला आएगा तो फिर वो अपनी डोमिनेट करेगा, उसके परिवार वाले डोमिनेट करेंगे। इसलिए हमें कभी भी बाहर से कोई अंशदान नहीं लेना चाहिए, चाहे हमारा कितनी ही बुरी हालत हो। और ये हमारे पास्ट में कई बारी हमने एक्सपीरियंस भी किया है, जैसे कि जितनी बार हमने पैसे लिए हमने उतनी बार मुंह की खाई है। जैसे हमने रॉकफेलर से लिए, हमने चार्ल्स बी टाउन से लिए, हमने अपना ये वर्क पब्लिकेशन से उसके जब चालू किए थे तो उनके शेयर्स लिए खोले थे तब उससे लिए। हमने जितनी बार पैसे लिए ना हमें काफी परेशानियां हुई हैं। एक रॉकफेलर के बाद हमने दोबारा डिनर किया था तो डिनर में भी हमें 200 लोगों में से 75 लोगों ने फंड्स दिए थे और वो भी हमें पैसे, ये सब पैसे हमने वापस किए हैं। तो ये इतिहास हमारा रहा है कि भाई साहब हमने जब जब पैसे बाहर से लिए हमें हमारे को परेशानी हुई है, तो हमें कभी भी पैसे बाहर से नहीं लेने चाहिए। बस सर हो गया सर, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। सर खत्म हो गया सर, किसी क्वेश्चन आंसर पूछना तो ग्रुप से पूछ लीजिए। मेरा आवाज नहीं आ रही रवि भाई। सर आवाज आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर वो एंड हो गया, किसी को क्वेश्चन आंसर पूछना तो पूछ लीजिए।